आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बहुत खास कार्यक्रम में, जहाँ पर हम एक बहुत ही विशेष व्यक्ति को आज याद करने जा रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें याद करते हुए हमारा विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी के मानविकी एवं उदार कला संकाय और टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र की ओर से मैं विशाखा राजूरकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस विशेष कार्यक्रम में, जहाँ हम लगभग संभवतः सभी कलाओं को भी आज छूने जा रहे हैं। हमारे साथ आज कुछ हिस्सा कविता का भी है, चित्रकला का भी है, संगीत का भी होगा। और यूँ तो ये दौर बहुत मुश्किल है हम सभी के लिए, लेकिन जैसा कि टैगोर ने खुद ही कहा है कि हम ये प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर खतरे ना आए, बल्कि ये प्रार्थना करें कि हम उनका सामना निडरता से करें। तो उनकी इसी बात को याद करते हुए लगता है कि फिर से वही, जैसा हम सभी जानते हैं, एकला चलो रे, तो ये एकला चलो रे की यात्रा भी हम सब मिलकर साथ में ही तय करेंगे। और निश्चित ही हम लोग एक सकारात्मकता की तरफ आगे और बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक छोटी सी रूपरेखा आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हम लोग शुरुआत करेंगे एक वृंद गीत, जो वृंद गान समूह है रेनी वृंद, उनके गीतों के साथ हम शुरू करेंगे, जो कि मंगलाचरण के रूप में आज रविंद्र संगीत हम सुनने वाले हैं। उसके बाद कार्यक्रम का जो एक परिचय है, टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र के निदेशक श्री विनय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, आज वो इस कार्यक्रम का परिचय आपके सामने देंगे। उसके बाद हम कविता पाठ की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हेमंत देवलेकर और तनिष्का हथवलने हमारे साथ हैं। हेमंत देवलेकर युवा कवि, संगीतकार और रंगकर्मी हैं, और हमारी प्यारी सी तनिष्का, जो आज ज़रूर ही जान फूंक देगी हमारे इस कार्यक्रम में, बाल भरतनाट्यम नृत्यांगना और अभिनेत्री है। इसके बाद हम विमर्श की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए हमारे साथ आज खास तौर पर हमारे साथ उपस्थित हैं प्रख्यात चित्रकार और कला चिंतक श्री अशोक भौमिक जी। टैगोर के सृजन में विश्व मानवता, इस विषय पर आज वो अपना वक्तव्य हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। उनके वक्तव्य के बाद एक बार फिर से हम टैगोर की कविताओं के पास चलेंगे, जिसको कि हेमंत दादा और तनिष्का फिर हमारे साथ प्रस्तुत करेंगे। और इस तरह एक खूबसूरत सा कार्यक्रम हमारे सामने आज होगा, ऐसी पूरी उम्मीद के साथ। और आप सबको का बहुत बहुत स्वागत करते हुए और धन्यवाद करते हुए भी कि आप इतनी तादाद में हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो शुरुआत में रेनी वृंद के गीतों के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो please allow me to play the video for all of you. अगली हवा बदलाया दिन, पागल मेरा मन नाचे रे। अगली हवा बदलाया दिन, पागल मेरा मन नाचे रे। जहाँ सभी अनजाने, राहों पे है न ठिकाने। जहाँ सभी अनजाने, राहों पे है न ठिकाने। बूढ़ी बन्ना तारंगी लाए लाए रे। अगली हवा बदलाया दिन, पागल मेरा मन नाचे रे। मुड़कर पीछे अब क्यों रे, जाए कभी हो अपने द्वारे। मुड़कर पीछे अब क्यों रे, जाए कभी हो अपने द्वारे। जाए न दीवारें जितनी हो टूटेंगे।
शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, हम माफी चाहते हैं उसके लिए। विनय सर। जी, विशाखा टेकोर कर रही है। कि वो शायद प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा। अच्छा, जी जी चलिए, कोई उम्मीद है? जी, मैं देखती हूँ। शिकारे औकारों रे जाए छोटे काला हवा बादल देने आगोला मारो जगे उठे काला हवा बादल देने आगोला मारो जगे उठे आगोला मारो जगे उठे आगोला मारो जगे उठे आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल खिला दे तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल खिला दे चल खिला चल खिला चल खिला चल खिला तेरी कोई भी ना बोले यदि सभी मुख बोले रहे सब डरा करे सब डरे बिना सब डरे बिना तू मुक्त कंठ अपनी बात कहे अकेला तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला सब कंठ को तू रंगे रंगे चरण चले चल अकेला तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला यदि दीप ना जले पूरे ओ सजरे दीप ना जले यदि যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি কেউ কথা না কয় ওরে ও ভাগা কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুক্তি রাহে সবাই পরে ভয় তবে পরায় ভুলে
চলো রে কবে একলা চলো রে কবে একলা চলো রে रेनी वृंद की इस खूबसूरत प्रस्तुति के बाद अब हम कार्यक्रम की ओर आगे रुख करते हैं और मैं विनय सर से निवेदन करूंगी कि कृपया अब आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हम सबको आगे लेकर जाएं। धन्यवाद विशाखा। प्रणति टैगोर के आज के इस आयोजन में उपस्थित हमारे सभी आमंत्रित प्रतिभागी, विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा मैं देश के लब्ध प्रतिष्ठ मूर्धन्य चित्रकार, कला चिंतक और आज के विशेष वक्ता आदरणीय श्री अशोक भौमिक जी का, हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश पीठिया जी हमारे बीच आज, उनका भी हमें एक वरद सानिध्य प्राप्त हो रहा है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। टैगोर की कुछ चुनिंदा कविताओं की एक सुहानी संगत में हम सबको सैर कराने के लिए विशेष रूप से हमारे आग्रह पर आमंत्रित समकालीन कविता के सशक्त हस्ताक्षर रंगकर्मी संगीतकार श्री हेमंत देवलेकर हमारे साथ हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सबकी अत्यंत प्रिय और हमारे प्रदेश की गौरव उभरती हुई रंगकर्मी और भरतनाट्यम नृत्यांगना सुश्री तनिष्का हतवलनी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस भाषा और मानविकी विभाग की डीन प्रोफेसर डॉक्टर संगीता जौहरी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए जितने भी लोग आज इस टैगोर प्रणति के इस भावांजलि के आयोजन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल प्रदेश और प्रदेश के बाहर, और बल्कि जैसे कि मुझे सूचना है देश के बाहर के भी हमारे बहुत सारे हमारे साथी, हमारे सहयोगी और टैगोर के प्रति अपनी गहरी आस्था रखने वाले तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। जब हम रेनी वृंद की इस प्रस्तुति को सुन रहे थे और एकला चलोरी का गान हम सबके भीतर एक स्पंदन की तरह नई हिलोरें भर रहा था, तब टैगोर के साथ इस तरह से उनकी आवाजों के साथ जुड़कर निश्चित रूप से लगा कि चाहे कोई हमारे साथ सदैव उपस्थित न भी हो, लेकिन अपने महान सृजन की बदौलत वे शताब्दियां पार करते, युगों पार करते हुए फिर भी हमारे आसपास हमारे वजूद के साथ अपनी संगत बनाए रखते हैं। टैगोर भी हमारे साथ सशरीर उपस्थित नहीं है, लेकिन टैगोर अपने कालजयी सृजन के माध्यम से, अपनी शाश्वत आवाजों के माध्यम से आज भी जैसे कि हमारा संबल बनते हैं, और इन मुश्किल पलों में भी जैसे उनकी कविता, उनका शब्द, उनका गान, उनके रंग हमजोली बन जाते हैं और हमें लगता है कि अभी भी शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक शापित समय, आपदा का समय निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी भी छोर पर काफूर होगा। और फिर टैगोर की वो प्रेम और प्रकृति से जुड़ी हुई कविताएं, उनका जो मंगल गान है, उनकी जो अदम्य इच्छा शक्ति से जुड़ी हुई कविताएं हैं, वे निश्चित रूप से एक मंत्र की तरह हमारा साथ थामती रहेंगी और फिर अंधेरों से हमें आगे बढ़ते रहने के लिए, आगे कदम बढ़ाते रहने के लिए प्रेरित करती रहेगी। इन्हीं तमाम संदर्भों को समेटते हुए हमने प्रणति टैगोर का आयोजन किया है। आदरणीय देवियों सज्जनों, आप सब जो हमारे साथ इस वक्त वाबस्ता हैं, आपको बताना चाहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय संभवतः भारत का पहला और अकेला ऐसा आधुनिक विश्वविद्यालय है जिसने टैगोर के शैक्षिक मूल्यों को लेकर, उनके सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर, उनके सृजनात्मक मूल्यों को लेकर और उनकी महान विरासत को आत्मसात करते हुए संस्कृति और शिक्षा की आपसदारी में नई पीढ़ी को शिक्षित, दीक्षित और संस्कारित करने का संकल्प लिया है। और इन्हीं रास्तों पर टैगोर विश्वविद्यालय ने चलना मुनासिब समझा है। हमें इस बात की खुशी है कि जब टैगोर अंतर्राष्ट्रीय विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र की स्थापना इन्हीं तमाम संदर्भों और मंशाओं के तहत की गई,
तो विगत लगभग 5-7 वर्षों में हमारी गतिविधियों ने यह साबित किया है कि हम टैगोर की उस महान विरासत को, उनके पदचिन्हों को निश्चित रूप से हमारी गतिविधियों की आहट के रूप में शामिल करते रहेंगे और हम ये कोशिश करते रहेंगे कि टैगोर के जाने अनजाने पहलुओं को आप सबसे हम जोड़ने का उपक्रम करते रहें। और आज हमारी भाषा एवं मानविकी विभाग के सहयोग से टैगोर विश्वविद्यालय के इस कला केंद्र की साझेदारी में और आप सबके सहयोग से हमने इस टैगोर प्रणति का, टैगोर की जयंती पर उपक्रम किया है, एक अनुष्ठानिक उपक्रम किया है और शब्द, गान और रंग, इन 3 आयामों में हम टैगोर को आज बहुत श्रद्धा पूर्वक याद करने का उपक्रम कर रहे हैं। जैसा कि विशाखा ने पहले आपको कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया, हमारे साथ उनकी कुछ चुनिंदा कविताओं के पाठ के लिए हेमंत देवलेकर, तनिष्का हतवलने और मैं भी इसमें शामिल होऊंगा आपके साथ। लेकिन जो विशेष व्याख्यान के लिए हमने आदरणीय अशोक भौमिक जी को आमंत्रित किया है, वो निश्चित रूप से हमारे आज के इस कार्यक्रम का, मैं कह सकता हूं कि उसकी नाभि है, उसका केंद्र है और निश्चित रूप से टैगोर के ऐसे अलक्षित पहलू को रेखांकित करते हुए भौमिक जी टैगोर की उस महान विरासत को भी याद करने का आज हम सबके बीच उपक्रम करेंगे, जो शायद हमारे इस आधुनिक समय में कहीं न कहीं हाशिए का शिकार रहा है। लेकिन टैगोर के इस चित्र सृजन के माध्यम से, टैगोर के सृजन में विश्व मानवता को लक्ष्य करने की कोशिश, लक्ष्य करने का ये संकल्प आदरणीय अशोक भौमिक जी ने हमारे आग्रह पर किया है। उन्होंने हमें अपनी स्वीकृति प्रदान की, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और आज के कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा सुश्री तनिष्का हतवलने को। तनिष्का हम सबसे मुखातिब हो, इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि तनिष्का अपनी उम्र के पायदान पर भी बहुत ज्यादा उसने कदम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन जिस तरह की प्रतिभा से भरकर वो हम सब के बीच पेश आती रही है, लगभग उसकी उम्र जब 2.5-3 बरस की थी, तभी हम लोगों ने उसको भोपाल की रंगभूमि पर चहकते हुए, महकते हुए देखा। बहुत सारी भूमिकाओं में आत्मविश्वास के साथ उन किरदारों को जीवंत करते हुए देखा। तनिष्का के कंठ में एक सुर भी है, तनिष्का की पूरी देह भंगिमाओं में नृत्य भी है और उसके पास कहीं न कहीं शब्द की परंपरा भी है, पाठ की परंपरा भी है। तो हम सबका सौभाग्य है कि हमारे इस वक्ती दौर में तनिष्का हतवलने जैसी एक ऐसी विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में एक ऐसी प्रतिभा को हम पाते हैं, जो बहुत दूर तक हमारे सुनहरे भविष्य की आहट भी हम सबको देती है। टैगोर की कविताओं का विन्यास जब हम देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो टैगोर की गीतांजलि का ही हमें स्मरण होता है। और आप सब जानते हैं कि टैगोर ने बांग्ला में गीतांजलि लिखी, लेकिन जब उन कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, तो सारी दुनिया में वो कविताएं अलग तरह से पहुंची और उसमें ये देखा गया कि ये केवल भारत की सरहदों तक ठहरे हुए किसी मनुष्य की आवाज नहीं है। टैगोर की इन कविताओं में इस धरती पर धड़कने वाली हर आत्मा का स्पंदन उसमें कहीं न कहीं छुपा है। और आप सबको ये मालूम ही होगा कि 1913 में टैगोर को इसी गीतांजलि के ऊपर साहित्य का सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार मिला और भारत के वो पहले और अकेले ऐसे रचनाकार थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। और इस तरह से भारत भी साहित्यिक रूप से गौरवान्वित हुआ विश्व पटल पर। टैगोर ने गीतांजलि से इतर भी बहुत सारी कविताएं लिखी, लेकिन उनका जो मूल स्वर है वो प्रकृति और प्रेम की आपसदारी में विश्व मानवता को पुकारना ही रहा है। वो अमन, आपसदारी और एकता का मंत्र मुखरित करते रहे हमेशा अपनी इन शब्दों के माध्यम से। टैगोर को हम केवल एक कवि के रूप में सिमटा हुआ देखें तो शायद उनका परिचय अधूरा होगा। आप सब जानते हैं कि टैगोर कवि भी थे, टैगोर कथाकार थे, टैगोर उपन्यासकार थे, टैगोर रंगकर्मी थे, टैगोर संगीतकार थे, टैगोर शिक्षाकर्मी थे, टैगोर मूर्तिकार भी थे, टैगोर चित्रकार भी थे। इतनी सारी विधाओं को अपने जीवन में साधने वाला ऐसा विलक्षण रचनाकार हमारी इस भारत की सरजमी पर पैदा हुआ, निश्चित रूप से हमारा मन गर्व से भर जाता है। इससे पहले कि मैं तनिष्का को पुकारूं, टैगोर की कविता है, वह अनंत अग्नि कहाँ है। रोना बेकार है, व्यर्थ है यह जलती अग्नि इच्छाओं की। सूर्य अपने आराम गाह में जा चुका है, जंगल में धुंधलका है और मनमोहक है आकाश। उदास आंखों से देखते, आहिस्ता कदमों से दिन की विदाई के साथ
तारे फूके जा रहे हैं। तुम्हारे दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए और अपनी अतृप्त आंखों में तुम्हारी आंखों को कैद करते हुए ढूंढते और रोते हुए कि कहां हो तुम, कहां हो, कहां हो? तुम्हारे भीतर छिपी वह अनंत अग्नि कहां है? जैसे गहन संध्याकाश में अकेला तारा अपने अनंत रहस्यों के साथ स्वर्ग का प्रकाश वैसे ही तुम्हारी आंखों में कांप रहा है, जिसके अंतर में गहराते रहस्यों के बीच वहां एक आत्म स्तंभ जैसे चमक रहा है। अवाक, एकटक यह सब देखता हूं मैं, अपने भरे हृदय के साथ अनंत गहराई में छलांग लगा देता हूं, अपना सर्वस्व खोता हुआ। भावनाओं की ऐसी अतल गहराइयों में टैगोर हमें ले जाते हैं और एक ऐसी अनंत आकाश में हमें उड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जहां पर कि अभिव्यक्ति की आजादी है, आत्मा की आजादी है, और इस आत्मशक्ति के साथ भरकर उस अनंत को पुकारने की इच्छा शक्ति भी है। तो टैगोर इस तरह से एक महान प्रार्थना बनकर अपनी कविता में उतरते हैं। आइए टैगोर की ऐसी ही प्रार्थना भाव से जुड़ी हुई कविता सुने हम तनिष्का हथवल्ले से। बहुत बहुत स्वागत तनिष्का, आपका स्वागत है। आइए। नमस्ते। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना बहुत फैल रहा है, बहुत बढ़ गया है, और अभी हम ईश्वर से यही विनती कर सकते हैं कि जब सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और आज टैगोर जी की जयंती है, तो आज मैं आप सबके लिए एक टैगोर जी की कविता लाई हूँ, और ये कविता उन सब लोगों को समर्पित है जो लोग अभी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। तो मैं चालू करती हूँ। स्वागत बेटा, बहुत बहुत शुभकामना। नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से, मुझे बचाओ त्राण करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ, दुखों को मैं आप जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। कोई जब ना मदद को आए, मेरी हिम्मत टूट न जाए, जब जब धोखे पर धोखा दे और चोट पर चोट लगाए, अपने मन में हार न मानूं, ऐसा नाथ विधान करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। नहीं मांगता हूं प्रभु, मेरी जीवन नैया पार करो, पार उतर जाऊं अपने बल, इतना हे करतार करो। नहीं मांगता हाथ पटाओ, मेरे सिर का बोझ घटाओ, आप बोझ अपना संभाल लो, ऐसा बल संचार करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। सुख के दिन में शीश नवाकर तुमको आराधूं करुणा कर, और विपत्ति के अंधकार में जगत हंसे जब मुझे रुलाकर, तुम पर करने लगूं न संशय, यह विनती स्वीकार करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। बहुत अच्छे तनिष्का। तनिष्का, एक और कविता तुमने जो चुनी हो उसका भी पाठ करो। हाँ। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, अपने को गौरव देने को अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूं पल पल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार प्रभु,
अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। आप खड़े हो मुझे ओट दें हृदय कमल के दल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत बधाई बेटा तनिष्का। इतनी सुंदर कविताओं का चयन भी किया और इतना सुंदर पाठ किया। और तनिष्का के मुख से टैगोर की इन कविताओं को सुनना निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रीतिकर अनुभव था। और टैगोर के प्रति नई पीढ़ी की सच्ची प्रणति तो हम यही मानते हैं कि तनिष्का जैसी बिल्कुल नई पीढ़ी की एक किशोर हमारी कलाकार रंगकर्मी ने टैगोर को इस तरह से याद किया। बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ धन्यवाद टैगोर यूनिवर्सिटी, विनय सर और विशाखा दीदी, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है बेटा, तुमको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और तुमसे इस तरह मुलाकातें हमारी आगे भी होती रहेंगी। कविता का एक बहुत अच्छा सा माहौल, एक अच्छा पर्यावरण तनिष्का ने तैयार किया। और इसी भूमि पर अब मैं टैगोर की कुछ चुनिंदा कविताओं के पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री हेमंत देवलेकर को। हेमंत देवलेकर, जैसा कि मैं शुरू में उनका जिक्र कर रहा था कि वे हमारे इस वक्ती दौर के एक ऐसे कवि के रूप में हम उन्हें पाते हैं जो कि साहित्य, संस्कृति और कलाओं में एक भरपूर संज्ञान के साथ, जिज्ञासाओं के साथ में और अपनी पूरी अध्ययनशीलता के साथ, संस्कारशीलता के साथ में दाखिल होते हैं हिंदी कविता के परिसर में। और सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वे अपनी कविता में जहां अछूते विषयों के माध्यम से दस्तक देते हैं, वहीं हम उनकी कविता के यदि फलक को देखें तो उसमें हमें संगीत के रंग भी मिलते हैं, उसमें चित्रकला के रंग भी मिलते हैं। उसमें हमें बच्चों की आवाजें शुमार होते हुए दिखाई देती है, उसमें किसी वृद्ध की आवाज भी हमें सुनाई देती है, उसमें हमारे समय के कुछ जरूरी विमर्शों की आवाज को भी हम मुखरित होता हुआ देखते हैं। तो हेमंत देवलेकर हमारे समय के ऐसे सशक्त प्रतिभाशाली कवि के रूप में हमारे बीच हम उनको पाते हैं। आपको बता दूं कि रंगकर्मी तो वह हैं ही, वे संगीतकार भी हैं। बच्चों के साथ विशेष रूप से लगातार उनकी एक हमजोली बहुत रचनात्मक बनी हुई है। और हमारे टैगोर विश्वविद्यालय से उनका बहुत ही लंबा संग साथ रहा है और हमारी कई गतिविधियों में भी हेमंत देवलेकर शामिल होते रहे हैं। विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा साहित्य और कलाओं के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव विश्व रंग का, जब हेमंत देवलेकर हमारे साथ बच्चों की रंगकर्म से जुड़ी हुई गतिविधियों को संयोजित करते हुए हमारे साथ शामिल हुए थे। उनकी कविता संग्रह का बहुत ही दिलचस्प शीर्षक है, हमारी उम्र का कपास धीरे धीरे लोहे में बदल रहा है। ये उनका पहला कविता संग्रह है और दूसरा कविता संग्रह उनका गुल मकई प्रकाशित हुआ है। राजस्थान पत्रिका ने उन्हें विशेष रूप से उनकी कविता के लिए पुरस्कृत किया है और स्पंदन साहित्यिक संस्था ने उन्हें स्पंदन पुरस्कार से सम्मानित किया है। मैं चाहूंगा कि हेमंत देवलेकर हम सबसे मुखातिब हों और टैगोर की चुनिंदा कविताओं का पाठ करें। हेमंत देवलेकर। धन्यवाद विनय जी, नमस्कार आपको। और प्रणति टैगोर के इस महत्वपूर्ण आयोजन में यहाँ ऑनलाइन विधा के माध्यम से जितने भी हमारे कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी दर्शक उपस्थित हुए हैं, शामिल हुए हैं, उन सबको मैं हृदय से अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ और बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ टैगोर यूनिवर्सिटी के प्रति, उसके इस आयोजन के सारे परिकल्पकों के प्रति, कुलाधिपति महोदय, निदेशक महोदय, आप सबके प्रति। अशोक भौमिक जी को फिर से हृदय से प्रणाम करता हूँ। तनिष्का, विशाखा, आप सब साथ में हैं। अभी जैसे विनय जी आपने टैगोर जी के एक विराट व्यक्तित्व की बात की, हम लगातार सोचते हैं कि एक व्यक्ति जो कवि है, कहानीकार भी है, उपन्यासकार भी है, नाटककार भी है, उसके साथ साथ शिक्षाविद हैं, भाषा शास्त्री हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं और दुनिया के तमाम देशों में वो यात्राएं कर रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं,
बच्चों के लिए लिख रहे हैं, संगीतकार हैं, तो इतना विराट व्यक्तित्व विश्व में कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। और अभी एक गीतांजलि एक पुस्तक है जिसे रामेश्वर मिश्र ने अनुदित किया है, गीतांजलि की कविताओं को। उसकी प्रस्तावना में मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि उन्होंने 103 कविताओं का जो चयन गीतांजलि का जो अनुवाद हुआ उसको सॉन्ग ऑफरिंग्स नाम से, तो उस सॉन्ग ऑफरिंग्स चयन में 103 कविताएं हैं, लेकिन आप देखेंगे कि टैगोर जी ने अपनी ही कविताओं का जब अनुवाद किया तो वो गद्य के रूप में किया। मतलब जिस टाइप की आज हम कविताएं देखते हैं तो एक अलग अनुवाद है वो, मतलब ऐसा नहीं कि वो राइम्स में और उसमें भी वो कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा सोचे समझी कुछ उनकी नीति रही होगी अपने अनुवाद को गद्य फॉर्म में करने की, और इस तरह से वो कविताएं अपनी ही कविताओं की, उनकी कविताओं की एक नई सृष्टि हो गई थी। तो ये एक बहुत ही विलक्षण बात महसूस हुई, और फिर से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। मैं उनकी 2 कविताएं फिलहाल प्रस्तुत कर रहा हूं। जाने कब मैं बाहर निकला, जाने कब मैं बाहर निकला, गीत तुम्हारे गाता, यह तो आज की बात नहीं, आज की नहीं। भूल गया मैं जाने कब से, भूल गया मैं जाने कब से, तुमको ही चाहता, यह तो आज की बात नहीं, आज की नहीं। झरना जैसे बहता जाता, झरना जैसे बहता जाता, नहीं जानता किसे चाहता, वैसे ही मैं दौड़ा आया, जीवन धारा के संग बहता, ये तो आज की बात नहीं, आज की नहीं। कितने नामों से तुम्हें पुकारा, कितना बनाया चित्र तुम्हारा, कितने नामों से तुम्हें पुकारा, कितना बनाया चित्र तुम्हारा, किस आनंद में चलता आया, पाए बिना पता कोई, ये तो आज की बात नहीं, आज की नहीं। पुष्प जैसे आलोक के लिए अनजाने जग रात बिताता, पुष्प जैसे आलोक के लिए अनजाने जग रात बिताता, वैसे ही तुम्हारी आशा में मैं अपना हृदय बिछाता, ये तो आज की बात नहीं, आज की नहीं। बहुत अच्छा। धन्यवाद। एक और पढ़ूं या फिर एक बार? हाँ, हेमंत भाई नहीं, एक और कविता पढ़ दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। एक और पढ़ दीजिए। इस कविता का और अभी जो पढ़ूंगा इसका भी अनुवाद रामेश्वर मिश्र जी ने किया है, ये भी गीत है उनका। तुम हो मेरे अपने, तुम हो मेरे पास, तुम हो मेरे अपने, तुम हो मेरे पास, ये बात कहने दो है, कहने दो। तुम में मेरे जीवन का है आनंद सारा, तुम में मेरे जीवन का है आनंद सारा, यह बात कहने दो है, कहने दो। मुझे दो सुधामय सुर, मुझे दो सुधामय सुर, मेरी वाणी करो सुमधुर, मेरे प्रियतम हो तुम, ये बात कहने दो है, कहने दो। यह निखिल आकाश धरा, ये निखिल आकाश धरा, सब तुमसे ही है भरा, मुझे हृदय से यह बात कहने दो है, कहने दो। दुखी समझ ही आते पास, छोटा समझ ही करते प्यार, दुखी समझ ही आते पास, छोटा समझ ही करते प्यार, अपने छोटे मुंह से ये बात कहने दो है, कहने दो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत देवलेकर जी। और हमारे कार्यक्रम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारी आगामी कड़ियों में भी हम हेमंत देवलेकर जी से कुछ कविताएं सुनेंगे। हेमंत जी, आप हमारे साथ बने रहेंगे। किसी ने कहा है कि खुशबू की तरह मैं तो रहूंगा साथ तुम्हारे, खुशबू की तरह मैं तो रहूंगा साथ तुम्हारे, ये और बात है कि दिखाई न दूंगा तुम्हें।
टैगोर हमें सदैव अपनी उपस्थिति से हमारे बीच इस वक्त उपस्थित वो नहीं है, लेकिन उनकी जो महक, उनकी जो खुशबू, उनकी जो आहटें, उनकी शाश्वत पुकारें, जो उनके सृजन के माध्यम से दशकों पार करते हुए आज भी हमारे पास एक निधि की तरह उपस्थित है, बार बार हमें इस बात की तायीद करती हैं कि अंततः महान सृजन एक दिन एक महान प्रार्थना बन जाया करता है। और आज जैसे कि तनिष्का ने भी अपने काव्य पाठ को शुरू करते हुए कहा कि हम एक ऐसी वैश्विक महामारी और आपदा के दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं, जब ऐसा लगता है कि हमारे पास से सब कुछ छूटता जा रहा है, हम किसे अपना संबल माने, भीतर का विश्वास भी हमारा खोता जा रहा है। लेकिन तभी उसके ठीक बाद जब तनिष्का के ओठों से रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता के स्वर फूट रहे थे, तब ऐसा लगा कि कोई उम्मीद का संगीत, कोई उम्मीद का गान, कोई मंगल आकांक्षा का गान हमारे सबके बीच में एक अलग किस्म के प्रकाश की, एक उजास की उपस्थिति तैयार कर रहा था। तो टैगोर को जब हम देखते हैं तो टैगोर क्या ऐसा ही शब्द, टैगोर का गान और टैगोर का रंग हमें एक सघन आत्मीयता के घेरे में आबद्ध करता है और हमारा भरोसा प्रगाढ़ करता है। जैसा कि शुरू में भी हम जिक्र कर रहे थे और हेमंत देवलेकर ने भी इसको पुनः रेखांकित किया कि टैगोर एक ऐसे बहुआयामी संज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति रहे, ऐसे विलक्षण व्यक्ति रहे और ऐसा दूसरा कोई हमें व्यक्ति विश्व में दिखाई नहीं देता कि जो एक साथ तमाम किस्म की सृजन की विधाओं में आवाजाही करता हुआ हमें दिखाई दे। तो टैगोर को एक कविता, एक कवि के रूप में तो हमने देखा, टैगोर को नाटककार के रूप में देखा, टैगोर को कथाकार के रूप में देखा, मूर्तिकार के रूप में देखा, टैगोर के शिक्षा से जुड़े हुए तमाम नए नैतिक मूल्यों के जरिए भी हमने शांति निकेतन में टैगोर को प्रवाहित होते हुए देखा विभिन्न पीढ़ियों के माध्यम से। लेकिन बावजूद इसके टैगोर का एक सृजन पक्ष जो कि उनकी चित्रकला से जुड़ता है, वो अन्य विधाओं की तुलना में कहीं न कहीं अलक्षित रहा। ये बात सच है कि टैगोर अपने आखिरी उम्र के आखिरी दशक में चित्रकला के क्षेत्र में सक्रिय हुए, लेकिन जिस तरह से उनकी सक्रियता अपने कागज और कैनवास पर शब्दों का साथ छोड़कर रंगों और रेखाओं के साथ जुड़कर अपने मन की एक नई तलाश की तरफ आगे बढ़ती रही, तब इस बात को भारत से ज्यादा कहीं दुनिया के दूसरे देशों ने उसको ठीक से पहचाना। ये पहचान क्या थी, ये यात्रा क्या थी, ये रहस्य क्या था? और टैगोर अगर अपने चित्रकर्म में इस तरह से अपनी ही तलाश के किसी रास्ते को खोजते हुए आगे बढ़ना चाहते थे, तो वो बेचैनी क्या थी, वो छटपटाहट क्या थी, वो अंदर की ऐसी कौन सी पुकार थी जिसको लेकर टैगोर अपनी उम्र के अंतिम दशक में इस तरह से अपने कैनवास पर, अपने कागज पर, अपने रंग और रेखाओं के जरिए उतरना चाहते थे। और टैगोर का ये चित्रकर्म अपने समय की चली आ रही परंपरा और शैलियों से हटकर किस तरह से मौलिक था, इन तमाम पक्षों को जांचने परखने का और गहराइयों में उतरने का उपक्रम हमारे समय के एक मूर्धन्य चित्रकार और कला चिंतक अशोक भौमिक ने किया है। और मैं प्रसंगवश बता दूं कि चूंकि आज का ये प्रणति टैगोर का आयोजन रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में हो रहा है, तब ये बताना मैं जरूरी समझता हूं कि जब हमने साहित्य और कलाओं के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव विश्व रंग की परिकल्पना की, तब हमने विशेष रूप से टैगोर के इस चित्रकर्म को लेकर, इस अछूते पक्ष को लेकर विशेष रूप से हमने अपनी गतिविधियां परिकल्पित की। और शायद ये हिंदी पट्टी में पहली बार ऐसा हुआ जबकि टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी हमने भारत भवन में आयोजित की। टैगोर के चित्रकर्म पर एक विमर्श, एक बड़ा विमर्श हमारे विश्वविद्यालय के सभागार में हुआ और इस तरह से टैगोर को नई तरह से जानने का एक नया रास्ता हम लोगों ने खोजा। और निश्चित रूप से इस रास्ते को खोजने के लिए पीछे से प्रकाश मणि की तरह हमारे साथ है श्री अशोक भौमिक। हमारे समकालीन समय के एक मूर्धन्य चित्रकार हैं, अपनी शैली में परम निराले चितरे हैं वो। अशोक भौमिक एक बहुत अच्छे कला लेखक हैं, अच्छे चिंतक हैं, अच्छे व्याख्याता हैं, अच्छे वक्ता हैं और खुद बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं। अशोक भौमिक जी हमारे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र के वरिष्ठ सलाहकार भी हैं और अशोक भौमिक जी ने आज प्रणति टैगोर के इस प्रकल्प में
विशेष रूप से टैगोर के सृजन में विश्व मानवता के पक्ष को रेखांकित करने के लिए अपनी ओर से कुछ बातें कहने के लिए हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया। यूं तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश कानपुर में हुआ, लेकिन उनकी कर्मभूमि टैगोर की ही सरजमी पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता बनी। इन दिनों कोलकाता में रहते हैं और अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और अनेक शहरों में उनकी आवाजाही बनी रहती है। देश विदेश के कई महत्वपूर्ण संग्रहालयों में उनके चित्रकृतियां हम दीवारों पर चस्पा होते देख सकते हैं, उनके दस्तावेजों में उन्हें संग्रहित होते हुए हम पा सकते हैं। और भोपाल और मध्य प्रदेश जो उनका एक रूहानी रचनात्मक नाता हम सबके कारण बना है। हम बहुत आग्रह के साथ आदरणीय अशोक भौमिक जी से गुजारिश करते हैं कि वे आए और आज के इस विषय पर एकाग्र अपना मनोगत हम सबसे साझा करें। बहुत आदर के साथ आदरणीय श्री अशोक भौमिक, स्वागत सर। विनय भाई बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका और सभी साथियों को नमस्कार। आज का जैसे जिस विषय पे मैं बात करना चाहूँगा, उसके पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के पूरा जो जीवन है, जिस तरह से उनका रचना कर्म रहा है, ये तो सच है कि उसमें अंतिम 10 वर्षों में 1931 से 1941 तक उन्होंने चित्रकला पेंटिंग भी बनाई और उन्होंने उसके ऊपर लिखा भी। पर मुझे लगता है कि वो अंतिम 10 साल जो है, पूरा जीवन जो है, उस अंतिम 10 साल की भी प्रस्तुति है। आपको लग सकता है कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक विश्व कवि के बारे में मैं ये कहूँ, सवाल कविता का भी नहीं है, सवाल कला का भी नहीं है, सवाल मानवतावाद का है। हम आदर्श मनुष्य को, इस विश्व के आदर्श मनुष्य के रूप में हम किसको सोचते हैं? वो मनुष्य जो जातिगत रूप से, जो धर्म के रूप में, जो भाषा के रूप में, जो प्रांत के रूप में विभाजित ना हो। भले मैं हिंदुस्तान में रहूं, कोई जापान में रहे, पर एक विश्व मानव के रूप में एक परिचय हमारा है। और वो परिचय तभी बन पाता है जब हम छोटे छोटे जो हमारी पहचान है, जो अस्मिताएं हैं, उससे हम ऊपर उठे। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो पूरा जो उनकी उपलब्धि है, जो 70 साल की उम्र में उनके लिखे हुए पत्रों में, उनकी रचनाओं में हम पाते हैं, जो कि मूल रचनाएं नहीं है, जो मूल कविता या कहानी नहीं है, पर जो अपने को आत्म प्रकाश करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, लोगों को चिट्ठी लिखते हैं, उससे ये पता लगता है कि उन्होंने एकदम ये बात समझ ली थी कि साहित्य जो है वो भी मनुष्य को विभाजित ही करता है। साहित्य अगर न भी करे तो उसकी भाषा तो करती है कि एक जर्मनी में जो लिख रहा है और जो हिंदी में लिख रहा है, वो एक दूसरे से वो बातचीत नहीं कर सकता। लेकिन एक चित्र ऐसा है जो कि पूरे विश्व में इसको समझने किसी भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। इतना कह लेने के बाद हम सोचते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। एक पेंटिंग को समझने के लिए भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। ये कैसे हो सकता है? आप पूरा रामचरितमानस पढ़ डालते हैं, तभी एक पेंटिंग में आप राम को शिनाख्त कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? कि आपको लगता है कि नीले रंग का कोई व्यक्ति होगा, जिसकी पत्नी होगी और एक भाई होगा, ये लक्ष्मण। पर सवाल इस बात का है कि ये तो पेंटिंग में लिखा नहीं है ना, कहीं राम क्या है। आप अगर लियोनार्डो दा विंची की एक बहुत बड़ी कृति है द लास्ट सपर, वो बहुत खूबसूरत कृति है। अब उसके सामने खड़े होके जब आप उस पेंटिंग को देखते हैं तो आपको गाइड बताता है कि ये ईसा मसीह का अंतिम समय है। इस अंतिम भोज के बाद उनको ले जाया गया और उनको सलीब पे चढ़ा दिया गया, तो लोग आंसू भी बहते लोगों के। तो ये महानता या विशेषता उस चित्र की नहीं है, ये उस कथा की है। और इस कथा को हम आंखें बंद करके सुनते हैं। और दुनिया में कोई भी कला, चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, ये आंख बंद करके नहीं देखने की चीज है। रविन्द्रनाथ ठाकुर अपने अंतिम जीवन के अंतिम 10 वर्षों में वो समझ गए थे। वो ये मेरे ख्याल से बार बार वो समझ रहे थे। इसलिए मैंने कई बार दोहराया, आज भी मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपने मित्र को एक पत्र में लिखा था कि मैं कभी कभी भूल जाता हूं कि मैं कभी कविता भी लिखता था। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं चित्रकार हूं और बार बार सोचता हूं, बार बार खोज करता हूं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर कहना क्या चाहते थे। उनका ये बार बार जो कहना है कि मेरी पेंटिंग कुछ भी बयान नहीं करती। उन्होंने जामिनी राय को एक खत में लिखा था कि विश्व में लोगों को देखना नहीं आता है, और ये देखना सिखाने के लिए जो लोग आते हैं उनको चित्रकार कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं चित्रकार कविता नहीं सुनाता,
चित्रकार कहानी नहीं सुनाता है और चित्रकार धर्म कथा भी नहीं कहता है। तो फिर वो क्या कहता है? अगर आपके देश के, आपके समझ में कोई भी, आपके कहीं पे भी एक मूर्ति देखते हैं, मान लीजिए कि वो मूर्ति किंग जॉर्ज फिफ्थ का है, वो हम पूरे देश में काफी इलाके थे जो अंग्रेजों के अधीन थे, तो उन्हें लाट भी बनाए, सिक्के भी बनाए, सिक्के में भी वो तस्वीर बना के रखी है, सब कुछ है। पर आज की पीढ़ी के लिए या हमारे लिए जो एक समय व्यतीत करने के बाद उस चित्र के, उस मूर्ति के सामने खड़े हैं, वो तो नहीं पहचानते हैं ये कौन है, उसकी महिमा भी नहीं जानते हैं, उसके उसके दोष और गुण के बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन जानते क्या है? जानते ये हैं कि अगर हम आंख खोल के देखें तो एक बहुत उत्कृष्ट एक मूर्ति के रूप में हमारे सामने आती है। इसका मतलब ये हुआ रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो मानना था, जिसको कि हम लोगों ने नजरअंदाज किया और भारतीय चित्रकला को हमने जिस तरह से समझ में आया उस तरह से किया। हम बुद्धि के सामने, हमने ज्ञान के सामने अपनी आंखें बंद कर ली, कहा कि ये औपनिवेशिक है। चित्रकला कभी औपनिवेशिक नहीं होती है और चित्रकला भारतीय भी नहीं होती है। चित्रकला वैश्विक होती है, पूरी दुनिया की संपत्ति होती है चित्रकला। आप अगर पिकासो म्यूजियम में जाएंगे बार्सिलोना में, उस म्यूजियम में घूमते हुए आपको कभी नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति स्पेनिश था, स्पेन में जन्म लिया था पर पूरी जिंदगी उन्होंने फ्रांस में बिताया था। तो हमारे भारतीयों के साथ दिक्कत ये है कि हमने चित्रकला को पढ़ना सीखा है और पढ़ते ही अगर बहुत खूबसूरत, मान लीजिए कि मूर्ति के सामने भी एक बहुत खूबसूरत मूर्ति है, वो सफेद रंग की मूर्ति है, उसके वस्त्र जो है सफेद है, हाथ में एक वीणा है और पैर के सामने एक हंस है, और तुरंत हम क्या करते हैं, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और या कुंदेंदु तुषार धवला पाठ करते हैं। पर जो उस मूर्ति की जो खूबसूरती थी वो कौन देखेगा? हमने पूरे, हमारी जो तैयारी है, चाहे वो अजंता से हो, चाहे वो खजुराहो हो, कहीं से भी हो, हमने चित्रों और मूर्तियों के जरिए एक कथा को सुनना चाहा, या कि जो कथा हमें पहले परिचित थे, जिन कथाओं से हम परिचित थे, उनके नायकों को, उनकी घटनाओं को पेंटिंग में शिनाख्त करके बहुत खुश हुए कि हमें पेंटिंग समझ में आ गई। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो स्टैंड है, जब हम लोग कहते हैं कि बंगाल स्कूल का स्टैंड है ना, बंगाल स्कूल 1901-2 के आसपास विकसित हुआ और रविन्द्रनाथ ठाकुर 1931 में पेंटिंग करते, सीरियसली पेंटिंग करने आते हैं। मुझे एक बार ये भी लगता है कि बंगाल स्कूल की जो भी कमजोरियां थी उसके अध्ययन करना और विदेशों में जाके विभिन्न प्रदर्शनियों को देखना, विभिन्न कला आंदोलनों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि उनकी पेंटिंग में जो अमूर्तन है, उसमें आप देखेंगे उस अमूर्तन में ऐसा नहीं है कि मनुष्य उपस्थित नहीं है। आज अगर हम इतिहास को हम एक बार पलट के देखें, जैसे हम लोग आमतौर से साहित्य के संदर्भ में दो शब्द बहुत आम इस्तेमाल करते हैं, एक तो आधुनिक शब्द का प्रयोग करते हैं और दूसरा समकालीन शब्द का प्रयोग करते हैं। ये आधुनिक है और ये समकालीन है। एक मतलब एक जटिल प्रश्न है ये। जब आप किसी को एम्फैटिक जरा जोर देना चाहते हैं तो आधुनिक नहीं रह जाता, वो समकालीन है। तो समकालीन का मतलब, आधुनिक का मतलब जो भी हो, जहां भी हो। चित्रकला में इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है जिसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि 1880 का जो पीरियड है, 1880 में एक बहुत बड़ी कला का अंत होके नई कला की शुरुआत होती है, उसको हम आधुनिक कहेंगे या कहते हैं। और आगे चल के 1960 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक नई तरह की कला पनपती है जिसको कि हम समकालीन कहते हैं। तो चित्रकला में ये समझदारी के लेवल में भेद जरूर बिल्कुल स्पष्ट है, पर घपला दूसरी जगह पे है। घपला ये है कि जब आप जो रविन्द्रनाथ ठाकुर की, जो मैं उनकी कल्पना की बात सोचता हूं कि एक आदमी कितनी दूर सोच सकता था, अपने जीते जी जो सोच के गए हैं, उनकी मृत्यु के बाद वो चीजें घटित हुई हैं। जैसे वो आगाह कर रहे हैं कि अगर तुम सजग नहीं होगे तो कला यहां इस जगह जाके पहुंचेगी। दूसरे विश्व युद्ध के साथ साथ, जैसा कि हम जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होते ही एक तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। एक तरफ एक दल था, दूसरे ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे। तो उन लोगों में अपनी अपनी राजनीति रही होगी, जो भी हो, पर एक बात समझ में आया कि एक एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म जो आर्ट फॉर्म है, जिसकी शुरुआत जर्मनी हुई थी, जर्मनी में 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी, और वो कुछ लोग पसंद करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे।
पर अमेरिका ने 1945-47 के आसपास उसको केंद्र में उसको ले आए और कहा कि साहब इससे बड़ा तो कोई कला ही नहीं है, तमाम समीक्षक आ गए, सब कुछ हो गया और बड़े बड़े कलाकार उसमें मतलब पूरे विश्व में ये नई कला की शुरुआत हुई। रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे इसको पहले से अपनी कला में सोच रहे थे, उनकी कला अमूर्त थी पर मनुष्य उपस्थिति नहीं है, ऐसा नहीं था। जिसे हम कहते हैं कि आइडेंटिफाइबल फॉर्म, ऐसा फॉर्म जिसमें आप कुछ तो समझ सकते हैं कि ये आदमी है या घोड़ा है या जानवर है, क्या है, पर ऐसा नहीं है कि केवल रंगों को बिखेर देने पे ही वो कला बन जाती है। तो मेरी आपत्ति किस बात की, या रविन्द्रनाथ ठाकुर की आपत्ति किस बात की? एक आजादी ये है कि आप कैनवस के ऊपर कुछ भी रंग रख सकते हैं, पर इतने पे बात नहीं समाप्त होती। मानवतावाद की जब बात करते हैं, अगर पेंटिंग से, अगर कविता से, अगर कहानी से मनुष्य को गैर हाजिर कर दिया जाएगा, तब मानवतावाद की बात जो है बिल्कुल बेकार हो, बेमानी हो जाएगी। 1950 के आसपास, 1947 के आसपास जो विश्व में आधुनिक कला के नाम पे जो हुआ, वो मूलतः मनुष्य को कैनवस से गायब कर देना है। और ये दूसरा आक्रमण था, चित्रकला पे दूसरा आक्रमण था। तो पहला कौन सा था? पहला ये मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर के बात कहता हूं कि हिंदुस्तान की कला परंपरा जो है, जो आप 100 BC से शुरू कर सकते हैं और चलती चली आ रही, गांधार से भी ले लीजिए और आगे ले लीजिए, आप अजंता से ले लीजिए, पूरी जो कला की जो धारा है उसमें आप देखेंगे अगर बहुत खोज लेंगे तो आसानी से आपको दो चीज मिलेगी, और बहुत खोज लेंगे तो वो नहीं मिलेगी। वो ये है कि या तो आपको राजा मिलेगा, रानी मिलेगी, नहीं तो आपको देवी और देवता मिलेंगे, आम आदमी नहीं मिलेगा। वो आम आदमी जो सदियों से आज जो महामारी में हम झेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार झेल रहे हैं। हमारे यहाँ महामारी हुई है, हमारे यहाँ युद्ध में लोग मरे हैं, हम लोगों ने अकाल देखा है, लेकिन वो चित्रकला में कभी नहीं आया। जिस तरह की यूरोप में अगर आप देखते हैं, अगर 500-600 साल के इतिहास देखेंगे तो महामारियों का भी चित्रकला में दस्तावेजीकरण हुआ है। आप चित्रों में खोज सकते हैं, पर हिंदुस्तान में नहीं खोज सकते। क्यों? हमारा चित्रकला का मकसद ही कुछ अलग था। हमारा मकसद था कि धार्मिक कथाओं को उन निरक्षर जनता तक किस आसानी तक पहुंचाया जाए। और जब भी आप पहुंचाते हैं, कोई बात को पहुंचाते हैं, वो धार्मिक कथा मतलब जो कपोल कल्पित कथाओं को आप चित्र के द्वारा एक वैलिडिटी प्रदान करते हैं। जैसे अखबार में कोई समाचार के साथ अगर चित्र आ जाता है तो आप मानते हैं कि ये निश्चित रूप से ये सही होगा। तो चित्रकला का इस तरह से दुरुपयोग किया गया सदियों से, और इसलिए हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर का अगर हम 1930 मानते हैं, 1930 के पहले अगर 2000 साल की कला को ले लें तो उसमें या तो अकबर है, बाबर है, या तो देवी देवताएं हैं, गौतम बुद्ध हैं, इसके अलावा आम आदमी नहीं है। लेकिन 1931 में अमृता शेरगिल और रविन्द्रनाथ ठाकुर, ये दो पहले चित्रकार हैं भारतीय चित्रकला में, जिन्होंने कि न केवल आम आदमी को पेंटिंग के बीच में केंद्र में लाए, चित्र के केंद्र में, साथ ही साथ उन्होंने चित्र को संदर्भ से मुक्त किया। उनके चित्र कोई कहानी, कविता को नहीं व्यक्त करते। ये बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जो व्यक्ति की कविता लिखते समय श्यामा नाम से कविता लिखता है, गीति नाट्य करता है श्यामा नाम से, चांडालिका नाम से, या उनके रचनाओं में अपने पुराण कथाओं का, जैसे कि कर्ण कुंती संवाद, जैसे तमाम तरह की चीजों में आप देखेंगे, हाँ वहां उसमें नायक है, उसमें एक परिचित नायक है जो कि एक कथा के सहारे पूरी रचना में अपना स्थान बनाता है। लेकिन एक भी चित्र उनका नहीं है जो जिसका शीर्षक हो। दे आर ऑल अनटाइटल्ड, किसी का शीर्षक नहीं है, और कोई भी चित्र किसी कथा को नहीं रिप्रेजेंट करती। ऐसा नहीं है कि अर्जुन कहीं पे बनाने के लिए उन्होंने अर्जुन को बनाया है। ये जो मुक्ति है, मैं इसको कला की मुक्ति कहता हूं। इसलिए कहता हूं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर एकमात्र वो है, अमृता शेरगिल भी नहीं, क्योंकि जिस गहराई के साथ वो चित्रकला के बारे में सोच रहे थे रविन्द्रनाथ, हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। अगर देखे होते तो भारत की चित्रकला 2021 में आज कोई और दूसरी होती। हम दूसरों के कॉपी नहीं करते। अगर यूरोप में एक नया आंदोलन चला, चलो उसको लेके कॉपी कर दें। यूरोप में 2 युद्धों को परिणाम था कि एब्स्ट्रैक्शन आया था, तो हमारे युद्ध नहीं होता, क्या हुआ था? एब्स्ट्रैक्शन तो आ ही सकता है, क्योंकि इसके लिए केवल चित्रकार जिम्मेदार है, ऐसा नहीं। चित्रकार जिम्मेदार है, समीक्षक जिम्मेदार है, और जनता भी जिम्मेदार है।
वो जनता जो चित्र से राम कथा सुनने में आदी है, वो जनता जो कृष्ण को देख पाती है, जो जनता राम और कृष्ण के भेद को चित्रों में जब वो देख लेती है कि मोरपंख है तो ये कृष्ण है, तो इस तरह से समीकरण जोड़ के अगर आप चित्र को देखना सीखेंगे तो हिंदुस्तान में रविन्द्रनाथ टैगोर अगर 5-10 और हो जाए तब भी बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। ये हम लोगों का दायित्व है कि हम इस चीज को, जो अधूरा काम रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये पूरे दुनिया में अगर चले जाएंगे, आप कहीं पे भी किसी म्यूजियम में जाएंगे तो उसमें अगर किसी राजा या रजवाड़े किसी की तस्वीर है, मान लीजिए कि राजा ने उसको कमीशन ही किया होगा, राजा ने उसको पैसे से बनाया, कुछ भी बनाया, आज की तारीख में जब हम देखते हैं तो हमारे लिए वो अपरिचित है, हम नहीं जानते कि कौन है वो, लेकिन हम घंटों खड़े देखते हैं, हम देखते हैं कि लाइट कैसे इस्तेमाल किया गया पेंटिंग में, इसमें रंगों का कैसे इस्तेमाल है, कैसे फॉर्म का इस्तेमाल है। पिकासो की प्रदर्शनी में जाके आपको लगता है किस तरह से आदमी कुछ चीज को तोड़ सकता है पर अर्थहीन नहीं बनाता है। जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में खासियत ये है कि वो तोड़ते तोड़ते अर्थहीन की जगह पे ले जाते हैं और फिर वापस आते हैं, फिर वो शब्दों से उस अर्थ को गढ़ते हैं कि ये बिंदु है, इसमें पूरा संसार है, ब्रह्मांड है, ये शब्दों से गढ़ रहे हैं, वो चित्र में नहीं है। ये जो परंपरा है, इसके खिलाफ एकमात्र और पहली आवाज उठाने वाले हिंदुस्तान में रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। मैं एकदम सीधे इस बात को कहना चाहता हूं कि जिन बंगालियों को बहुत गर्व है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर उनके हैं और उनके कवि गुरु हैं और गुरुदेव हैं, उन्होंने भी इन सब चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं महसूस की, क्योंकि उनके लिए तो रविन्द्रनाथ ठाकुर, जैसे बंगला में जानते हैं ठाकुर का मतलब देवता भी होता है, रामकृष्ण ठाकुर, तो रविन्द्रनाथ को देवता बना दिया। रविन्द्रनाथ जिस डिबेट को छेड़ रहे थे, जिस तार्किकता के साथ वो चित्रकला में आ रहे थे, उस पर किसी ने बात नहीं की। वो पद्मश्री पद्म भूषण तो अलग बात है, वो तो लोगों को मिलता रहेगा, पर सवाल इस बात का कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की इन बातों को, और जो फिर एक बात और भी जो मैं कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात को मैं समर्थन करता हूं, उनकी बात को मानता हूं, उनकी बात को आगे ले जा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंतिम सत्य है और उसके खिलाफ आप नहीं बात कर सकते। देयर शुड बी अ डिबेट, पर ये शुरू तो हो। हम जो आज की तारीख में भी आप देखेंगे कि अगर कंटेम्प्रेरी आर्ट भी देखेंगे कि किसी कमरे के अंदर एक तो मान लीजिए गमला रखा हुआ, वो बहुत बड़ा एक कला का रूप है, तो इसको समझाने के लिए 1.5 पन्ने का पूरा विवरण है, जो नरेशन है। कोई उसको कंसेप्ट नोट कहता है, कोई कहता है एक्सप्लेनेशन, कोई क्यूरेटोरियल नोट कहता है। सवाल इस बात का है कि व्हेन वी से, जब हम इस बात को कहते हैं क्यूरेटोरियल नोट, कंसेप्ट नोट, इसका मतलब वो किसी भाषा में लिखा गया, वो अंग्रेजी में लिखी गई है या बंगला में लिखी गई है या हिंदी में लिखी गई है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो चित्र जो है बंगला चित्र है, वो अंग्रेजी चित्र है? पर हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं इस सत्य को कि ऐसा ही हो रहा। चित्रकला के मानक शहर तय कर रहे हैं। आज देवास और उज्जैन और रतलाम और भोपाल के लोग जो चित्र बना रहे हैं, वो नहीं मानक तय कर रहे हैं। मानक तय कर रहे हैं वो लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो बंबई में बैठे हैं। हम लोगों ने बार बार रविन्द्रनाथ ठाकुर को याद करते हुए उनकी जो बताए गए जो रास्ते हैं उस पर चलने की कोशिश की हमने। और पिछली बार भी जैसे आपको पता होगा कि हमने जब आयोजन किया था तो हमारा पूरा फोकस इस बात पे था कि छोटे शहरों के अनाम कलाकार जो हैं वो हम में शामिल हो। अब अपने विषय पे लौटते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि यूरोप का जो मैंने 1880 का जो जिक्र किया, इसमें मॉडर्न पीरियड शुरू होता है। अगर उसके पहले का देखेंगे तो उसमें बार बार ईसा मसीह हो या कोई धार्मिक जो संत हो, उनके चित्र हैं। उनके चित्रों के जरिए एक बात कहने की कोशिश की गई। ये एक रेनेसा की बात मैं कह रहा हूं। पर 1880 में जो चित्रकार, चाहे वैन गॉग हो चाहे मोने हो, आप लोग अगर आप चित्र देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उन लोगों ने एक नए ढंग से इस प्रकृति को, इस प्रकृति के नायकों को उन्होंने बनाया। उनका नाम नहीं था, वो जिनको बना रहे थे उनका क्या नाम है, वो क्या करते थे, किसी कहानी के सहारे वो नहीं खड़े थे, वो कहानी से अलग हटके खड़े थे। अगर इन दोनों को दो बिंदु हम क्रिएट करते हैं कि एक जगह पे कहानी है, एक जगह पे कहानी नहीं है, यहाँ पे भी हम गलत करते हैं। क्यों? जो पेंटिंग किसी कथा को कहने के लिए बनाई जाती है, उस पेंटिंग में इतनी शक्ति होती है कि कालांतर में वो अपने कथाओं से अपने को मुक्त कर लेती है। किसी कथा की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पेंटिंग के ऊपर चढ़ के वो सदियां गुजार दे, नहीं, मुश्किल से 10 साल के बाद वो अर्थहीन हो जाती है। आज जितनी बड़ी मूर्ति बना लीजिए, किसी की भी मूर्ति बना सकते हैं आप,
और उसको ऊंचाई के रूप में आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। अगर वो जिंदा रहेगी, इस बात पे जिंदा रहेगी कि वो मूर्ति बहुत खूबसूरत है, न कि किस आदमी की मूर्ति है। ये मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात कह रहा हूँ। रविन्द्रनाथ ठाकुर बार बार गाहे बगाहे एक बात कहते, जब अभी मैंने आपसे कहा कि जामिनी राय को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा था कि चित्रकार लोगों को देखना सिखाता है। ये जो हम आंखें खोल के देखते हैं ना, इसकी अपनी गड़बड़ी भी है, इसमें हमारे चॉइस भी है, हमारे बायस भी है। हम आंखें खोल से सब देखें, उसमें कोई भेजा नहीं है, पर चित्रकार आपको बताता है कि ये भी एक देखने का तरीका है जो आप मिस कर रहे थे। क्यों मिस कर रहे थे? क्योंकि कुछ स्वार्थ काम करता है, कुछ राजाओं का स्वार्थ होता है, कुछ जो धार्मिक गुरुओं का स्वार्थ होता है, जो चित्रकला को हाईजैक करके रखे हैं। 2000 साल तक हिंदुस्तान की चित्रकला उन्हीं के हाथ में रही है। और रविन्द्रनाथ ठाकुर जब आके बात करते हैं, इस महत्व को हमें समझना पड़ेगा। भले हम उसके रास्ते पे चले न चले, वो बात की बात है, क्योंकि हर आदमी चित्रकार नहीं है, हर आदमी के लिए चुनौतियां वो नहीं है जो किसी चित्रकार के लिए हो। रविन्द्रनाथ ठाकुर का महत्व जो है हर आदमी के लिए समान है, चाहे वो चित्रकार हो या ना हो, क्योंकि उसकी ये जो बेसिक समझदारी, जो मूलभूत समझदारी है, जो भी हम दृश्य जगत देखते हैं उसका जितना अंश बना बनाया है, जो किसी ने बनाया है, पेड़ है, पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, जंगल है, इन सबको छोड़ के आपने जो बनाया, जो आपकी रचना है, उसमें कुछ ऐसे पात्र हैं जिसकी कल्पना आपने कहानी का और ग्रंथों में कर ली। अब उसी को आप उसमें बनाते चले आ रहे, चाहे वो राजा रवि वर्मा क्यों ना हो, चाहे बंगाल स्कूल के आरंभिक चित्रकार ही क्यों ना हो। तो ये जो तरीका है, इसमें और भी रेलेवेंट हो जाता है कि आज जो हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, जो हमारे में संशय है, जो शंकाएं हैं, जैसे कई बार कोई आता है मेरे घर में तो मुझसे यही पूछता है, या एग्जीबिशन में, कि भाई साहब ये पेंटिंग का मतलब बता दीजिए जरा। अब मेरे पास दो विकल्प है। एक तो मैं चूंकि कुछ लिखता भी हूं, मैं उनको 1 घंटे उसकी कहानी सुना सकता हूं, और जो सुनाते हैं वो झूठ बोलते हैं। चित्र में कहानी नहीं हो सकती। ये लाल रंग जो है, ये क्रांति का रंग है जो मैंने दिखाया है, और ये जो नए दिन का रंग है, ये सब अर्थहीन है। चित्र बिल्कुल खामोश होती है, उसको खामोश ढंग से ही उसको आत्मसात करना चाहिए, उसको लेना चाहिए। और जिस तरह से मैं पेंटिंग देखूंगा उस तरह से आप नहीं देखेंगे, जिस तरह आप देखेंगे उस तरह से दूसरा नहीं देखेगा। आप सोचिए कि जो बात मैं कह रहा हूं, इसको पहली बार कहने वाला रविन्द्रनाथ ठाकुर है। हिंदुस्तान में इस बात को सबसे पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बात कही। उनकी पेंटिंग को कई लोग कहते हैं मजा नहीं आता, कोई अच्छा तो नहीं लगता, उससे अच्छा तो नंदलाल बोस का है। पर अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। जो जिस चीज को वो पेंटिंग समझते थे, पेंटिंग के जरिए जिस वैश्विकता को, जो मानवतावाद को जो बात लाना चाहते थे, उनके लिए यही महत्व था। वो खुद उन्होंने कहा कि मेरे पास तैयारी नहीं है पेंटिंग करने की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए वो गुरु बन जाते हैं। वो कवि गुरु नहीं है, वो शिल्प गुरु भी है। वो केवल इस पीढ़ी के लिए कविताओं के मार्गदर्शक नहीं है, चित्रकला के भी हैं, और चित्रकला के मार्गदर्शन केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए चित्रकला के मार्गदर्शक वो हैं। उनके चित्रों में जो मैंने पहले भी बताया और विनय भाई जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप उनके चित्रों में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें आपको चिड़िया मिलती है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें कि मनुष्य के चेहरे मिलते हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसमें लैंडस्केप मिलते हैं। हर जगह पे रविन्द्रनाथ ठाकुर एक चुनौती स्वीकार करते हैं, उसको तोड़ते हैं। उनकी एक भी चित्र जिसमें कि चिड़िया है, ये वो चिड़िया नहीं जो हमारे परिचित परिवेश में हम जिन्हें देखते हैं। और एट द सेम टाइम इसके साथ ही साथ वो चिड़िया ऐसी भी नहीं है जिसे कि आप चिड़िया ना कह के कुछ शुतुरमुर्ग या कुछ और कुछ कह दें, नहीं, वो चिड़िया है। इसका मतलब जो प्रकृति में किसी चिड़िया के छोटी चोंच होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी के पैर बड़े होंगे, किसी के पैर छोटे होंगे, सभी को चिड़िया कहा जाता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की जो चिड़िया है, अगर कहीं ईश्वर नाम की कोई चीज होगी जिन्होंने 80,000 जीनस और स्पीशीज ऑफ बर्ड तैयार किए हैं, तो अगर उसमें उनके हिस्से वो 80,000 चिड़ियों को जन्म देने का एक कृतित्व जाता है, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास वो 80,000 एक नंबर चिड़िया को जन्म जाता है। और यही सृष्टि है। जो हमारे परिवेश में जो आसपास है, जो आपकी तस्वीर में है, आपके चेहरे में है, उसको मैं अगर बना लूं तो वो दैट इज नॉट ए क्रिएशन, वो रिक्रिएशन हुआ। एक चीज बनी बनाई चीज का मैंने कॉपी किया। मैं बहुत बड़ा चित्रकार हूं, मैं बहुत सुंदर गुलाब का फूल हूबहू बना देता हूं।
अगर इस कल्पना के साथ आप चल रहे हैं तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को नहीं समझ पाएंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर का फूल जो है उनका फूल है, न कि खुदा का बनाया हुआ कोई फूल है। तो इसके जरिए वो जो मानवतावाद की बात कह रहे हैं, जो धर्म से ऊपर, जो प्रांत से ऊपर, जो भाषा से ऊपर उठ के एक विश्व के चिंता में एक अच्छी दुनिया की बात सोचें, एक इंसान के साथ क्या बिहेव करना चाहिए, किस तरह बर्ताव करना चाहिए, ये अगर हम जानते हैं, और हम जानते हैं, हमारे लिए इस किसी धर्म की जरूरत नहीं ये बताने के लिए कि बगल के घर में जो आदमी रहता है उसको जाके मत मानना। किसी धर्म की बात नहीं है, किसी धर्म ने नहीं बताया, और अगर बताया भी उसकी जरूरत नहीं है कि अगला अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाया जाना चाहिए। उस धरातल पे कला को ले जाना, उस जगह पे, उस बुद्धि के उस जगह पे ले जाना जहां पे आपको ट्रेनिंग या शिक्षा की जरूरत नहीं, एक समझदारी की जरूरत। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर आप यूरोपियन जो राइटर्स हैं, चाहे वो जितने भी लोग लिखे हैं इसके चित्रकला के ऊपर, आप देखेंगे कि उनका जो अप्रोच है वो कला इतिहासकार का अप्रोच है। हमारे यहाँ भी जो लोग लिखते हैं वो कला इतिहासकार कर, सन में ये, इस सन में ऐसा हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद हुआ, इसके बाद ये हुआ। रविन्द्रनाथ ठाकुर के कहीं पे किसी वक्तव्य में इतिहास नहीं है। और वो कहाँ जाके मिलते हैं, वो सीधे जाते हैं वो प्रस्तर युग में उस आदि मानव के पास जाके कला के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा मेरी कला इतनी सहज और इतना स्पॉन्टेनियस होना चाहिए जिस तरह की आदि मानव दीवारों पे बनाते थे। आप कहाँ पे कला को ले जा रहे हैं, किस जगह पे जाके सोच रहे हैं, और हमारा दुर्भाग्य है कि हम इन सब चीजों से बिल्कुल अपरिचित हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक भी चित्र अपनी कविता या कहानी पे नहीं बनाए, ये तो सब जानते हैं। पर रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक किताब है जिसका नाम है चित्रलिपि, ये 1940 में छपी थी विश्व भारती से। उसमें 18 कविताएं हैं रविन्द्रनाथ की, छोटी छोटी कविताएं हैं, 5 लाइन या 4 लाइन की कविताएं हैं, और उन्हें 18 चित्र अपने निकाले और हर चित्र पर उन्होंने कविता लिखी। अब देखिए परंपरा क्या है, कविता पे चित्र बनाने का है। रविन्द्रनाथ केवल 18 रचनाओं से वो चित्र पर कविता लिखते हैं, और उनके उस किताब के जरिए जब आप किताब देखते हैं, पढ़ते हैं आप, तो आपको निश्चित रूप से लगेगा कि इसकी क्या जरूरत थी चित्र की। ये कविता तो है, स्पष्ट है भाई, बहुत खूबसूरत कविता है। और चित्र को देखते हुए आपको बिल्कुल लगेगा कि इसके लिए कविता की जरूरत नहीं थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अंतिम 10 वर्षों में चित्रकला के बारे में जितनी बातें की हैं, मुझे कम से कम नहीं लगता है कि कहीं वो अपने कहे हुए बात के विरोध में जा रहे हैं। एकदम स्पष्ट ढंग से वो पहली बार जब जिक्र करते हैं चित्रकला के बारे में कि मैं जगदीश चंद्र बोस को लिखते हैं, शायद वो 1900 में लिखा हुआ खत है, इसमें लिखते हैं कि मैं कागज लेके बैठा हूँ, स्केच पैड लेके बैठा हूँ, बना रहा हूँ, और निश्चिंत रहे कि जो बड़े बड़े चित्रकार हैं उनको कोई खतरा नहीं है, मेरे चित्र बनाने से उनको कोई खतरा नहीं होने वाला है। वही व्यक्ति एक समय लिखता है कि मैं तुम लोगों के लिए, मैं जो कवि हूं, मैं जो गीत लिखता हूं, ये सब मैं भारतीयों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, और अपनी चित्रकला यूरोप के लिए छोड़ के जा रहा हूं। वो यूरोप को नहीं दे रहे हैं, वो उस दुनिया को दे रहे हैं जिस दुनिया की कल्पना उन्होंने हिंदुस्तान में रह के बार बार की, और महात्मा गांधी के साथ उनका कॉन्ट्रडिक्शन, उनकी जो परेशानी थी इसी बात पे थी, और उनको उनकी बातों को लोगों ने समझा नहीं और कुछ लोगों ने समझाया नहीं। और जो आज जहां पे हम लोग खड़े हैं, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को हम सिरे से एक चित्रकार के रूप में उनको पहचाने, और दूसरी बात ये कि हम ये माने कि वो जो 10 साल का उनको काम है उसके पीछे उनके पूरे जीवन का की कोशिशें हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं जो साहित्य के शोर से निकल के मैं चित्रकला की नीरवता में जाना चाहता हूँ, वो खामोशी में जाना चाहता हूँ, ये कोई सुंदर से लगने वाला कोई वाक्य नहीं है, ये इतना गंभीर वाक्य है कि जिसके ऊपर हम पूरी जिंदगी काम कर सकते हैं। कि क्यों उस खामोशी में विश्व बंधुत्व की संभावना है, उस शोर में नहीं है। अगर वो मानवतावाद की बात करते हैं तो उस खामोशी की बात करते हैं जहां पे आदि मनुष्य के मानव के पास कोई भाषा नहीं है पर प्रेम है।
मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम है, पर उसमें कोई भाषा नहीं है। और इसलिए वो भीमबेटका में हो चाहे कहीं पे भी वो चित्र बनाता है, वो भीमबेटका कभी भी भारत नहीं है। जिस भीमबेटका का संदर्भ हम लेते हैं वो एक विश्व है, उस विश्व की कला के बारे में रविंद्रनाथ बार बार जिक्र करते हैं। मेरे ख्याल से इस विषय में बहुत बातें करनी है आप लोगों को, और मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी बातों को मुझ तक पहुंचाएं। वी कैन हैव ए गुड डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अशोक भौमिक जी। देखिए कि किसी व्यक्ति की महानता के कितने सारे पहलू होते हैं और हम कितना छोटा करके ही दरअसल उसकी महानता को लक्ष्य करते रहते हैं और एक अहोभाव से भरे रहते हैं। लेकिन जिस चित्रकर्म के बारे में आपने, टैगोर के चित्रकर्म के बारे में इतनी सारी अछूती बातें कही, वो हमारे दौर के इस चित्रकर्म को लेकर इसके साथ जुड़े तमाम साधकों के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी कितने मार्गदर्शक सूत्र टैगोर अपने इस चित्रकर्म के माध्यम से देते हैं। और जिस तरह से आपने उन्हें रेखांकित किया और आपने जिस तरह से उसे विश्लेषित किया अशोक भौमिक जी, शायद ये मानता हूं कि टैगोर के इस चित्र सृजन को समझने के लिए एक नया नजरिया भी दरअसल आप हमारे कला संसार को देते हैं। निश्चित रूप से आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और दरअसल ये सारी की सारी बात मैं किसी मोह में आपके सामने आपके रूबरू होकर बंद कर नहीं कह रहा हूं। मेरे पास एक प्रमाण है और वो प्रमाण दरअसल हमारे पिछले विश्व रंग में प्रकाशित एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें टैगोर के बहुत सारे चुनिंदा चित्रों को आपने कैटलॉग में संग्रहित किया है। और वो केवल चित्रों का एक संयोजन पर नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है उसमें लिखी गई भूमिका, जिसमें टैगोर के इस पूरे के पूरे चित्र सृजन को, उनके चित्रकला के संसार को, उनके नजरिए को और उनके प्रति विश्व के नजरिए को भी हम देख पाते हैं। तो इस तरह से वो दस्तावेज टैगोर के चित्रकर्म को देखने का एक दर्पण है। और मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि वो सौगात आपने रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के माध्यम से विश्व रंग जैसे इस कला के बड़े महाकुंभ के अवसर पर आपने प्रस्तुत की है। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपके प्रति साधुवाद प्रेषित करता हूं। टैगोर के अनुभव संसार की जब हम बात करते हैं, जिसमें आपने जिसका संदर्भ की चित्रकला से जुड़कर भी दिया कि वे जब प्रकृति को सिरजते हैं, एक जंतु को, जीव को, एक वनस्पति को सिरजते हैं, मानवीय चेहरे को भी वो सिरजते हैं, तो निश्चित रूप से वो दरअसल हूबहू किसी नायक को नहीं सिरजते हैं। वो दरअसल इस दुनिया के ऐसे मनुष्य का चेहरा सिरजते हैं जिसमें कोई भी अपनी शक्ल देख सकता है। और यही दरअसल टैगोर का के सृजन का वैश्विक होना है। और इसी तरह से विश्व बंधुत्व का, विश्व मानवता का एक सूत्र भी वो इस माध्यम से करते हैं। हमारे साथ हेमंत देवलेकर हैं और जैसा कि हमने कहा कि आज शब्द, गान और रंग के माध्यम से हम टैगोर की उस महान विरासत को देखने का उपक्रम कर रहे हैं। और उसी उपक्रम के चलते हमने विशेष रूप से आज टैगोर की कुछ कविताओं को भी चुना है और उन कविताओं के माध्यम से हम टैगोर के उस भाव संसार में भी प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं उनके तक ठहरा हुआ भाव संसार नहीं है। कहीं न कहीं हमारी भी आवाज हम उसमें सुनता हुआ, गुनता हुआ महसूस कर सकते हैं। तो मैं हेमंत देवलेकर से भी गुजारिश करता हूं कि वे टैगोर की कुछ और कविताओं का पाठ। हेमंत देवलेकर। धन्यवाद विनय जी। सबसे पहले तो बहुत कृतज्ञता अशोक भौमिक सर आपके इस बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान के प्रति। और जैसे कि आपने बताया कि रविंद्रनाथ जी जो भारतीय चित्रकला के संदर्भ में या कला के संदर्भ में अलक्षित रहे, जैसे कि विनय जी ने जो भूमिका रखी, और उसके बाद जब आप रविंद्रनाथ पर की उनकी चित्रकला पर इतना विमर्श आपने प्रस्तुत किया, तो इसके लिए सच में हृदय से आभार। जैसे मैं हूँ और ऐसे कई युवा होंगे और कई वयस्क साथी भी होंगे कि जिन्होंने रविंद्रनाथ जी की चित्रकला के पीछे उनका दृष्टिकोण क्या है, उनका मंतव्य क्या है या फिलॉसफी क्या है, सोच क्या है, उसको जानने का कभी प्रयत्न हो नहीं पाया। आपने आज इतने संक्षिप्त में लगभग आधे घंटे के अंदर आपने
इतना बड़ा एक कुछ बात बताने की कोशिश की, सच में कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक ग्रंथि भी खुल गई। और अब यहाँ से एक यात्रा भी शुरू होती है उनके चित्रों के प्रति। आपने जो 2-3 बिंदु बताए, ये सच में बहुत ही सीखने समझने लायक है। वैसे सारी बातें हैं, लेकिन जो मैं इसमें नोट की है कि आम आदमी को पेंटिंग में लाना, संदर्भ से, कथा से मुक्त करना, मौलिकता और मानवतावाद, ये कई ऐसी बातें सच में कि जो आज मुझे भी ये सोचने और सीखने के लिए मैं विवश हुआ कि क्या उनके पीछे रहा होगा। और आपने जैसे भाषा से शुरुआत की कि एक लंबा जीवन उन्होंने भाषा को समर्पित करने के बाद में वो अचानक सोचते हैं कि भाषा कहीं ना कहीं अवरोध भी पैदा कर रही है। बांग्ला है, बांग्ला से अनुवाद हो रहा है, नहीं होता फिर व्यक्ति क्या करेगा, समझेगा कैसे। तो चित्र में वो उतरे, और फिर चित्र भी ऐसे कि उसमें किसी कथा का संदर्भ नहीं है, मनुष्य है। और वो मनुष्य भी कौन सा, सीधे प्रागैतिहासिक काल वाला मनुष्य है, आदि मनुष्य है, जो भीमबेटका का मनुष्य है। तो सच में हृदय से बहुत आभार, आप अपने इतने महत्वपूर्ण विचार रखे। और मैंने वो आपके द्वारा संपादित और तैयार की गई पुस्तिका को देखा है, बहुत अद्भुत है। मैं एक महत्वपूर्ण बस कविता पढ़ना चाहूंगा, हालांकि मैंने इसकी विशेष तैयारी की नहीं है, लेकिन अभी विनय जी आपने जो कहा कि विश्व बंधुत्व की भावना और वैश्विक भावना, आवाज सारी विशाखा मैम प्लीज म्यूट कर दीजिए। महत्वपूर्ण कविता है टैगोर जी की। जब हम आज से कुछ वर्ष पहले हमारे भारत में भूमंडलीकरण शुरू हुआ, तो हम देखते हैं कैसे 125 साल पहले लगभग भूमंडलीकरण की या वैश्वीकरण की बात टैगोर जी अपनी कविता में लाए। ये मेरे चित्त पुण्य तीर्थ में जागो रे धीरे, ये मेरे चित्त पुण्य तीर्थ में जागो रे धीरे, इस भारत के महामानव के सागर तट पर। कोई न जाने इसके आवाहन पर, कोई न जाने इसके आवाहन पर, कितनी मानव धारा कहां से आकर समुद्र में समाई। यहाँ आर्य, यहाँ अनार्य, यहाँ द्राविड़, चीन, शक, हूण, दल, पठान, मुगल एक देह में हुए लीन। यहाँ आर्य, यहाँ अनार्य, यहाँ द्राविड़, चीन, शक, हूण, दल, पठान, मुगल एक देह में हुए लीन। पश्चिम ने आज खोला है द्वार, वहां से सभी ला रहे हैं उपहार। देंगे और लेंगे, मिलाएंगे और मिलेंगे, जाएंगे न लौट कर इस भारत के महामानव के सागर तट पर। एक और अंतरा है इसका अंतिम। आओ हे आर्य, आओ अनार्य, हिंदू मुसलमान, आओ आओ आज तुम अंग्रेज, आओ आओ क्रिस्तान। आओ हे आर्य, आओ अनार्य, हिंदू मुसलमान, आओ आओ आज तुम अंग्रेज, आओ आओ क्रिस्तान। आओ ब्राह्मण, कर पवित्र मन, सबके हाथ धरो। आओ हे पतित, अपना अपमान भार सारा दूर करो। मां के अभिषेक में सत्वर आओ, मंगल घट नहीं गया भरा। सबके स्पर्श से पवित्र किए तीर्थ नीर से, आज भारत के महामानव के सागर तट पर। जहां रहते सबसे अधम, दीन से भी दीन, जहां रहने, ये अलग कविता शुरू हो। धन्यवाद। बस विनय जी धन्यवाद। मैं अपनी कविता को बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। टैगोर की इन कविताओं के जरिए निश्चित रूप से हम लोगों ने विश्व बंधुत्व, विश्व मानवता और प्रकृति और प्रेम, इन सारी चीजों को हम लोगों ने इस वक्त महसूस किया। और एक रचनाकार का अपना सृजन ही होता है जिसके जरिए वो अपने समय से बहुत दूर तक जाता हुआ हमें दिखाई देता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि दरअसल वो एक कालजयी रचनाकार है।
तो टैगोर इस अर्थ में निश्चित रूप से हमारे समय में एक ऐसे कालजयी रचनाकार के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जिनको कि न केवल हम बल्कि आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां अपने लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा उनको सुमिरती रहेंगी, उनको याद करती रहेंगी। हमारे बीच एक प्रेरक सानिध्य और बहुत ही आत्मीय सानिध्य इतनी देर से बना हुआ है हमारे टैगोर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय का, आदरणीय श्री प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश पेठिया जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि वे इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें और आप सबका टैगोर विश्वविद्यालय की ओर से अभिवादन भी करें, बल्कि मैं कह सकता हूं कि आपके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करें कि इस बहुत विपरीत समय में जब लगभग एक अबूला सा सबके भीतर बना हुआ है और तमाम किस्म की आशंका और प्रश्नाकुलता से हम सब घिर गए, तब टैगोर की प्रणति के माध्यम से एक बार फिर हम पुनर्उज्जीवित हुए हैं। एक ऊर्जा का संचार हमारे भीतर हम महसूस करते हैं। आप सब जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका आभार और बहुत सम्मान के साथ आदरणीय पेठिया जी हम सबके बीच। नमस्कार सभी को। जी। जैसा विनय जी ने कहा, तो मैं उनकी बात का सम्मान करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की तरफ से सभी गणमान्य अतिथियों का, पार्टिसिपेंट्स का और इवन हमारे विश्वविद्यालय के जो सभी साथीगण हैं या विद्यार्थी हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे आज के कार्यक्रम प्रणति टैगोर, जो कि शब्द एवं ज्ञान के ऊपर संस्कृति के महान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को समर्पित था, को सफल बनाने में पूर्ण रुचि दिखाई और हम लोगों का उत्साह बढ़ाया। हम सब जानते हैं कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था, और जैसा कि विशाखा ने शुरू में भी कहा था, कि हम यह प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर समस्या ना आए, बल्कि यह प्रार्थना करें कि उस समस्या का हम निडर होकर किस तरह से सामना कर सकते हैं। और हम आज की परिस्थिति में देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी का इतने साल पहले का कथन आज की परिस्थिति में बहुत ही सार्थक है, जो परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। तो कहने का ये है कि हम परमात्मा से ये ना कहें कि हमें कोई प्रॉब्लम ना दो, बट परमात्मा से हम ये कहें कि they should make us able to fight the problems। और ये टैगोर जी ने कितने साल पहले ये बात कही थी, उनके कई लेखों में भी उन्होंने कहा है, और उनके हर उसमें ये चीज आई है कि जो हमारे परमात्मा है वो हमको एबल बनाए, इस लायक बनाए, पर हमको कोई भीख में ये ना दें कि समस्या नहीं आएगी, समस्याएं आती रहेंगी। तो वो आज हम देखते हैं कि उन्होंने जो भी उनकी सोच थी वो कितनी सार्थक थी, कितनी गहरी थी। वैसे आई एम ऑल्सो हैप्पी टू शेयर विथ ऑल द लिसनर्स दैट जो हमारे चांसलर सर श्री संतोष चौबे जी, he was also very much impressed by the teachings of Rabindranath Tagore ji, and he himself has spent lot of time in Shanti Niketan and Vishwa Bharati with an idea to further expand the teachings of the Guruji in other parts of India. This Rabindranath Tagore University is one of the such university set up for the purpose by Sri Santosh sir. Now since last 3 years, Santosh sir has expanded these activities in all the corners of the world, जिसका जिक्र विनय उपाध्याय जी ने भी किया था कि जो हमारे विश्व रंग के प्रोग्राम से हमने जो चीजों को पूरे विश्व के एक्सपांड करने की कोशिश की है। अब on the line of Shanti Niketan, we also cultivate the love for nature। जो नेचर से संवाद है व्यक्ति का, उसको भी हम लोग यहाँ पर विश्वविद्यालय में उसको आगे बढ़ाते हैं, टू इम्पार्ट द नॉलेज एंड विजडम इन ए नेचुरल एम्बियंस। हम लोग चाहते हैं कि एक नेचुरल एम्बियंस है। आप हमारे यूनिवर्सिटी का जब आप साइट देखेंगे तो उसमें पहाड़ भी है, प्रकृति भी है और एक बड़ा सामंजस्य है। तो these activities have already been taken care of it। आप जो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो हमारा पर्पस है इस यूनिवर्सिटी का, वो सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि सभी विद्यार्थियों को एबल बनाना है। हम कोई उनको जॉब नहीं देते हैं, हम उनको एबल बनाते हैं। और जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था परमात्मा से कि हमको एबल बनाइए, दान में समस्या मत दीजिए। और उनके उसी
विजन को लेकर हम लोग भी हमारे विद्यार्थियों को एबल बना रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एबल टू फाइंड आउट द जॉब्स ऑफ देमसेल्व्स. Though we have a placement cell, but we do help some administratively, but all the jobs are basically coming because of the talent which we are imparting to these students, sir. Or on the line of Shanti Niketan, we have also cultivated the love for nature. जैसे हम लोग काफी नेचर कैंप्स करते हैं, और जो एक नेचुरल एम्बियंस में ही इसको वो करते हैं, अपनी विद्या का देते हैं. विश्व गुरु श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आशीर्वाद से इस हमारे विश्वविद्यालय को दिए गए संदेशों को यथार्थ में बदलने की न सिर्फ हम लोग परिकल्पना करते हैं, बट पिछले कई वर्षों से उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी करते रहे हैं. हमारे कुलाधिपति श्री संतोष चौबे जी ने हमारे यहाँ पर एजुकेशन एवं कल्चरल एक्टिविटीज का यूनिवर्सलाइजेशन ऑलरेडी कर दिया है. पूरे विश्व के कई देशों में हमारे द्वारा आयोजित विश्वरंग अंतर्राष्ट्रीय में भाग लिया और उसे सफल बनाया. जो गुरुदेव जी का, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक मेन मूल मंत्र था कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड. ही वांटेड टू अचीव द यूनिवर्सल ब्रदरहुड. तो वो जो सपना था उसको श्री संतोष जी के मार्गदर्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय बड़े तरीके से उस सपने को क्रियान्वित कर रहा है, और दरोदर वर्ष के बाद हम लोग पायदान आगे बढ़ते जा रहे हैं. बहुत सारे देश हर वर्ष के बाद जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ. We also believe in learnings of Tagore ji that education means enabling the mind of our students to find out that ultimate truth, and that will give us the wealth, but not the things but the inner light. रविंद्र जी जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था, आप आत्मा को जगाइए अंदर से, ऊपर का स्किल इंपोर्टेशन आप करिए, बट उतना स्किल का जितना महत्व नहीं है. यदि उनकी आप अंतरात्मा को जगा देंगे तो विद्यार्थी अपने आप ही जॉब पाएंगे, अपने आप ही सब करेंगे. तो उस तरह से दैट इज द वेल्थ विच वी आर ट्राइंग टू इग्नाइट the inner light in the students also. So our course curriculum also we try to bend on that side as such, and we are trying to do it. We would like कि this can go for a spiritual satisfaction, but not materialistic alone. So there is a difference between the materialistic approach and a spiritual approach. So in Rabindranath Tagore Vishwavidyalaya, we give more emphasis on the spiritual approach as such. टैगोर जी के सृजन में विश्व मानवता का जो उनकी चित्रकला के संदर्भ में अभी अशोक भौमिक सर ने बहुत विस्तार में बताया, बहुत ही रोचक विचार उन्होंने साझा किए. इसके अलावा प्रकृति और प्रेम पर एकाग्र टैगोर जी की कविताएं जी भी, जो श्री उपाध्याय जी ने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा, फिर श्री हेमंत देलवकर जी ने उसको प्रस्तुत भी किया, जो कि बहुत ही रोचक रहे. अंत में मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए समय निकाला और इसको सफल बनाया, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी जैसे ही जो टैगोर जी की जो टीचिंग से हमारे लिए, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने में एम्बेडेड करें और आगे बढ़ाएं. और आप सब लोगों का इतना जो रोचक आपने विचार किए, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विश्वविद्यालय की तरफ से. और जैसे बाकी आप ओवर टू विनय जी. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रेरक उद्बोधन के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए भी, और आपने जिस तरह से एक पूरा परिदृश्य हमारे सामने रखा आज के व्यक्ति विचारों और कविताओं के साथ सूत्र साधते हुए, और हमारे टैगोर विश्वविद्यालय की जो मनोभूमि है, जो कि टैगोर के आसपास ही दरअसल अपने तमाम गतिविधियों को और अपने तमाम शैक्षिक कार्यक्रमों को संचालित करती रही है. आज अपरिहार्य कारणों से माननीय कुलाधिपति महोदय, और बार बार जिस विश्व रंग का मैं जिक्र कर रहा था, जिसके कि मुख्य परिकल्पक और स्वप्न दृष्टा हम कहते आए हैं, आदरणीय संतोष चौबे जी हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके परामर्श से ही दरअसल हम ये सारी की सारी चीज कर पाए हैं. और उनकी इच्छा शक्ति, उनका आशीर्वाद, उनका संबल हमारे साथ हमेशा ही बना हुआ है, और उसी के वशीभूत हम इस तरह से आप सबके साथ पेश आए हैं. मैं चाहूंगा कि हमारे विभाग की ओर से डॉक्टर रुचि मिश्रा तिवारी आप सबसे मुखातिब हों, वे आए और आज के इस
प्रणति टैगोर प्रकल्प में आज के इस आयोजन में शामिल हमारे सभी कलाकारों का और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़े आप सभी प्रतिभागियों का, रसिक जनों का आभार प्रकट करें। डॉक्टर रुचि। थैंक यू विनय सर, थैंक यू सो मच। प्रणति टैगोर के इस प्रोग्राम में जो भी पैनलिस्ट और पार्टिसिपेंट्स आए हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जब हम याद करते हैं राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, सो दो चीज मेरे माइंड में बहुत प्रोमिनेंट है। एक तो कि वो उन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, और ना कि हमारा बल्कि बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम उन्होंने लिखा है। एंड फ्यू लाइन्स आई वुड लाइक टू रिसाइट जो विच इज देयर इन माई मेमोरी। और अभी जो पूरा वातावरण भय का बना हुआ है, पर उनकी जो प्रेयर है वो इसी की है कि वो भय दूर हो जाए हमारे देश से। So I will just quote, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. So these are the prayers, which we offered, कि हमारे देश में भी वो भय मुक्त वातावरण हो। And इस कार्यक्रम में I want to extend my thanks to श्री अशोक भौमिक जी, our special guest today, जिन्होंने बहुत ही अच्छे सुंदर विचार रखे और पेंटिंग के बारे में और क्रिएशन और रिक्रिएशन के बीच में जो फर्क बताया उन्होंने। बहुत चीजें बहुत नई हमने सुनी और एनलाइटनिंग थी। थैंक यू सो मच भौमिक सर, was really a wonderful session. I also extend my heartfelt thanks to Mr. हेमंत देवलकर जी, जिन्होंने पोएम रिसाइट की और बहुत मीनिंगफुल तरीके से, जिस तरह से उन्होंने बोला, हमें बहुत मीनिंग उसका क्लियर होता चला गया जब वो रिसाइट कर रहे थे। एंड स्पेशल थैंक्स टू द लिटिल प्रिंसेस तनिष्का हतवालने, हु वाज द स्टार ऑफ द शो टुडे, जिन्होंने आज सबका दिल भी जीत लिया। बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने पढ़ा और हम सब बहुत इम्प्रेस हुए। So let us clap for her. Yes sir, बिल्कुल। धन्यवाद। Thank you beta, thank you Tanishka. Yes, I offer my gratitude to the Vice Chancellor of Rabindranath Tagore University, Professor Brahma Prakash Pethia sir, who has always been kind enough कि short notice पे भी वो he is ready to come and he accepts our invitation, और वो अपना विचार रखते हैं और हर टॉपिक पे उनके बहुत अच्छे विचार होते हैं। जब भी हमें किसी प्रोग्राम में उनको सुनने को मिलता है, we look forward to listening to you sir. Thank you so much for your presence. I also offer my gratitude to the Dean of Humanities and Liberal Arts, Dr. Sangeeta Johri ma'am, who's always supporting us to coordinate the programs like this and encouraging us. Thank you so much ma'am. A special thanks to the Director of Tagore International Center of Culture and Arts, Shri Vinay Upadhyay ji, जिन्होंने ये प्रोग्राम पूरा कंसीव किया और उसको कोऑर्डिनेट किया, और इतना सुंदर प्रोग्राम हमारे सामने जो आज हुआ है वो उन्हीं की वजह से है। सो थैंक यू विनय सर, थैंक यू सो मच। My special thanks to the Head of Humanities, Dr. Usha Vaidya ma'am, who always supports us and encourages. Thank you Usha ma'am. I offer my gratitude to Mr. Vikrant Bhatt sir, who has coordinated the whole program and helped making of the brochure, and behind the scenes उन्होंने ही पूरा काम किया है। So thank you Vikrant sir. Special thanks to Vishakha for anchoring the show beautifully, and she's always ready to help us and coordinate the program, moderate the program. Thank you Vishakha. Special thanks to all the attendees and participants, center coordinators and staff of Humanities and Liberal Arts for putting up such a wonderful show. So thank you so much, and once again I extend my warm thanks to each one of you. Thank you so much. Thank you, thank you. विशाखा या रुचि जी, ग्रुप फोटो के लिए सबको बोलिएगा। जी सर। So I request कि आप अपना वीडियो ऑन कर लें सभी लोग, तो कैमरा ऑन कर लें, so we can have a group photo. I think at last रुचि मैम ने सबको धन्यवाद दिया। रुचि मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. आप कुछ कह दीजिए मैडम संगीता जी। संगीता मैम, यस। हमारे यहाँ से कहते हैं, हमारे यहाँ हमारी सांस्कृतिक परंपरा में एक भरत वाक्य हुआ करता है और वो ही साथ जाता है, तो वो भरत वाक्य कहने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। आइए। जब आप बोलते हैं सर और भौमिक सर बोलते हैं, तो मैं बिल्कुल भी ये गुस्ताखी नहीं करूंगी कि मैं कुछ भी कहूँ। आज मेरा बहुत अच्छा सुनने का दिन था। बस यही कहूंगी कि भौमिक सर, आपको यूं ही सुनने का अवसर हमें प्राप्त हो
और आप जब भी बोलते हैं तो वो एक ऐसा फ्लो होता है कि मतलब समझ ही नहीं आता कि आप कितनी सहजता से हर बात बताते हैं. It seems like a story to us. Or I really hats off to you कि how much you remember the references. So that is what I believe in. Like I felt like कि ऐसा हम कब बोल पाएंगे. So that was really wonderful, sir. And I'm really thankful to my entire team, all of you, Ruchi ma'am especially, and Vinay sir, all of you, all the center coordinators, all faculty members. कि एक अच्छी टीम के मार्गदर्शन में, और हमारे सर तो हैं ही लीडर हमारे साथ, देखिए सर. Even in this pandemic time, we are meeting all the needs, all the lines, and we are doing our best. जो आपने कहा सर बहुत शुरू में, बहुत सही बात है कि कुछ भी है, जिंदगी तो चलती ही रहती है, रुकती तो है नहीं. बट हाँ, उसके थोड़े थोड़े नजरिए बदलते हैं. तो इस वक्त मुझे आज भी याद है, विनय सर जब भी साथ में ही होती है तो हमें इंतजार रहता है कि आज विनय सर ऐसा क्या नया करेंगे जो हम सब बैठेंगे साथ में ऑडिटोरियम में. तो मुझे आज वो अपना विश्वविद्यालय का ऑडिटोरियम याद आ रहा है. बट नेवरदलेस चीजें बदलती हैं, समय बदलता है, ये समय भी नहीं ठहरेगा. और मुझे बहुत उम्मीद है हमारी, आपने देखा ही है सर के परफॉर्मिंग आर्ट्स की एक बढ़िया सी बिल्डिंग तैयार भी हो रही है. सर का सपना जो है वो पूरी तरह साकार होने जा रहा है. मुझे लगता है कि सबके विशेष के साथ शायद 2022 में हम जो ये टैगोर जयंती है उसे बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, ऐसी आशा आज हम करते हैं. और बहुत जल्दी हम इस स्थिति से बाहर होंगे. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हेमंत सर. एंड आई रिमेम्बर दिस लिटिल एंजल, बहुत छोटी सी स्टेज पे आती हैं और हमारे यहाँ डांस करती थी. सो इनिशियली मैं रिकॉग्नाइज कर रही थी, बट नाउ इन बिटवीन मैंने रियलाइज किया कि बहुत छोटी सी, आपने सही कहा सर, 2.5-3 साल से. तो बहुत बहुत थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू वीसी सर फॉर बीइंग हियर विद अस ऑलवेज. ओके, बाय. सभी का Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया. Thank जी. you so much. Thank you.